नमस्कार दोस्तों, आज मैं एच-टेट में आने वाले सीडीपी के कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार ने विकास के 8 मनोसामाजिक चरणों की अवधारणा पेश की है? तो ये की है एरिक एरिक्सन ने। इन्होंने जीवन भर सामाजिक अंतःक्रियाओं और संघर्षों के प्रभाव पर जोर दिया। प्रत्येक चरण में एक अद्वितीय मनोसामाजिक संकट इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे व्यक्तियों को ही हल करना होगा। इनके जो 8 चरण थे वो कौन कौन से थे? जो पहला चरण था वो था विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी जो एज थी वो थी 0 से जन्म से 18 महीने या 0 से 18 महीने, जिसको शैशवावस्था भी कहा जाता है। इनका जो दूसरा था वो था स्वायत्तता। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। इसकी जो एज थी वो थी 18 महीने से 3 साल तक की। उसके बाद जो इनका तीसरा था पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध इनका तीसरा चरण था। ये क्वेश्चन एच-टेट में इनमें से किसी, जो इसके 8 चरण हैं उनमें से एक चरण का तो एच-टेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इन जो इसके 8 चरण हैं उनके सब के नाम ध्यान रखना, और वो कौन सी एज से संबंध रखते हैं उसका ध्यान रखना। तो जो ये पहल बनाम अपराध बोध है, इसकी जो एज है वो है जो प्री स्कूल की एज होती है 3 से 5 साल तक। इसका जो चौथा है उद्योग बनाम हीनता। उद्योग बनाम हीनता है, ये इसका चौथा चरण है। और इसमें जो मिडिल स्कूल एज होती है 6 से 11 साल तक की एज होती है। पांचवा चरण है पहचान बनाम भ्रम। पहचान बनाम भ्रम। इसकी जो एज होती है वो है 12 से 18। 12 से 18 साल तक की जो एज है वो पहचान बनाम भ्रम के नाम से जानी जाती है। इसका जो छठा चरण है वो है अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतरंगता बनाम अलगाव। और इसकी जो एज है वो है युवा और वयस्क, जो 18 से 40 साल की एज इसमें बताई गई है। सातवां है उत्पादकता, उत्पादक क्षमता बनाम स्थिरता। उत्पादक क्षमता बनाम स्थिरता। इसकी जो एज बताई गई है वो है 40 से 65 साल तक। और जो लास्ट है, जो 8वां चरण है, वो है 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए, और वो है ईमानदारी बनाम निराशा। ईमानदारी बनाम निराशा। तो ये 8 चरण एरिक एरिक्सन ने दिए थे। ये भी फ्राइड की तरह एरिक एरिक्सन थे। इनका भी मानना था कि जो व्यक्तित्व का विकास है वो कोई एक चरण नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में या फिर कई चरणों में होता है। और इनका एरिक्सन का जो सिद्धांत था वो एपिजेनेटिक सिद्धांत पर आधारित था। ये सिद्धांत बताता है कि लोग एक क्रम में बढ़ते हैं जो समय के साथ और एक बड़े समुदाय के संदर्भ में होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर सजा से बचने या पुरस्कार पाने के आधार पर निर्णय लेते हैं? जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है उसमें किस इन्होंने नैतिक विकास के जो स्तर बताए हैं उनमें किस स्तर पर सजा से बचने या पुरस्कार पाने के आधार पर निर्णय लेते हैं? पहले तो इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, और उसमें जो पूर्व परंपरागत स्तर है या जो पहला स्तर है उसमें इन्होंने बताया कि सजा से बचने या पुरस्कार पाने के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो ये नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, इसमें पहला है पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें व्यक्ति स्वार्थ और तत्काल परिणामों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। सजा से बचने
और जिसको बोलते हैं कि परिहार अभिविन्यास या पुरस्कार प्राप्त करने जिसको बोलते हैं वाद्य अभिविन्यास, इन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। और जैसे जैसे नैतिक विकास बढ़ता है उसके बाद जो दूसरा स्तर बताया है वो बताया है पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर दूसरा स्तर है, पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल लेवल बताया है। इसमें सामाजिक मानदंडों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। और तीसरा और लास्ट बताया है उत्तर पारंपरिक स्तर बताया है, इसमें नैतिक सिद्धांतों पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण बहस का मुख्य आधार क्या है। तो बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है, बालक के विकास पर पड़ता है। तो इसका मुख्य आधार क्या है, ये है आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों कारक बच्चों के विकास में योगदान देते हैं। आनुवांशिकी और पर्यावरण यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या है। अभी हमने पढ़ा था जो एरिक एरिक्सन ने 8 चरण बताए थे, उनमें से एक चरण था पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका ये था 12 से 18 वर्ष की आयु के दौरान। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या है, वो है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण की क्या भूमिका है। स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण की क्या भूमिका है, तो ये बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करता है। यानी कि बच्चे को सहायता प्रदान करता है, लेकिन जब बच्चा खुद करना सीख जाता है तो सहायता देना बंद कर दिया जाता है। तो इसमें बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें अस्थायी सहायता दी जाती है। ये जो स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण है ये बच्चों को सहायता प्रदान करता है जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी मदद के खुद से जब तक करने नहीं लग जाते या किसी अवधारणा को समझ नहीं पाते या कोई कार्य वो खुद से नहीं कर लेते, तब तक उनको सहायता दी जाती है। जो कुशल शिक्षक होते हैं या सहकर्मी होते हैं वो समस्या समाधान या सीखने की गतिविधियों के दौरान संकेत या चरण दर चरण निर्देश प्रदान करते हैं। पहले एक छोटी चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद उसके लेवल को बढ़ाते जाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, किसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये 1960 के दशक में सबसे पहले प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग सिद्धांत है, स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण जो सिद्धांत है वो दिया किसने था, तो वो दिया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने और 1978 ईस्वी के आसपास इस सिद्धांत को दिया था। वाइगोत्स्की ने एक और सिद्धांत दिया था, 2 सिद्धांत दिए थे वाइगोत्स्की ने, एक स्कैफोल्डिंग और दूसरा इन्होंने दिया था जेडपीडी या समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इसके बारे में जेडपीडी के बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।